हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ए.के. महेश्वरी उत्तमांश IAS GK PCS में आपका हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन का सीरीज मैं चला रहा हूं और यह UNO का पार्ट 3 है। इससे पहले UNO का पार्ट 1 और 2 मैं उत्तमांश IAS GK PCS यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ। दोस्त, पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। यह वीडियो देखने के बाद आपको समझ में निश्चित ही आएगा। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको समय पे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों इसे आप अवश्य ही लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइएगा, वरना आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। UNO पार्ट 3 29 मई 1948 को UNTSO एक संस्था बनाई गई। इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ट्रू सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो सदस्य देश 193 पार्टिसिपेशन किए थे। UNO के सदस्य देश के बारे में दोस्तों हम देख लेते हैं कि सीज फायर के एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करते हैं। मतलब UNO के सदस्य जो भी है सीज फायर के एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ, जैसे कि आपको हम उदाहरण स्वरूप समझाने का प्रयास करते हैं। साथियों, सीज फायर के उल्लंघन में भारत और पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा उदाहरण से आप समझ सकते हैं। जैसे कि पाकिस्तान जो होता है, आप न्यूज़ में सुनते होइएगा कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। इसका यह अर्थ हुआ कि पाकिस्तान पहले पाकिस्तान एरिया से हिंदुस्तान एरिया में बम या कोई गोला या कोई बंदूक से आक्रमण किया या हमला बोला। इसी को सीज फायर का उल्लंघन बोला जाता है, बिना किसी दूसरे मुल्क के आक्रमण की वजह से। तो जो सदस्य देश इसका है 193 सभी देश को यह बोला गया कि भाई कोई भी पहले आक्रमण नहीं करेगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि यदि कोई भी देश अगर पहले आक्रमण नहीं करेगा तो तीसरा विश्व युद्ध होगा ही नहीं। कोई भी देश पहले गोलीबारी शुरू नहीं करेगा ताकि युद्ध शुरू ही न हो। फिर भी कोई ना कोई देश सीज फायर का उल्लंघन कर ही देता है। आपको मैं एक बहुत ही उम्दा एग्जाम्पल इंडिया और पाकिस्तान के समक्ष रखकर बताया, कर ही देता है। यहाँ जो UNTSO जो है उसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ट्रू सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन। इसका यह काम है कि 193 जो देश है UNO के सदस्य, वह सही रूप से एक दूसरा देश के सम्मान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यह देश जो किसी भी युद्ध का विवाद के कारण बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, वह लड़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, UNTSO का यही काम है, जांच करने का, सही तरह से देख रेख करना काम है UNTSO का, यूनाइटेड नेशन ट्रू सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन का काम है। सीज फायर का उल्लंघन न हो, यही काम इस UNTSO का है। यहाँ पर एक जो IAEA एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यह बनाई गई थी। क्यों? ऐसे ऑलरेडी आपको IAEA का वीडियो मैं आपको बनाकर दूंगा। फिलहाल इसमें इस UNO को समझने के लिए थोड़ा सा मैं इस IAEA को मैं आपको बता दूं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण के बारे में। इस IAEA से PTBT और
एनपीटी दो संस्था बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? यह संस्था इसीलिए बनाया गया था कि पार्टी पार्टियल टेस्ट बैन ट्रीटी, इसका जो फुल फॉर्म है, यह कब बनाया गया था? तो 1963 में बनाया गया था। पीटीबीटी प्रत्येक देशों को न्यूक्लियर वेपन्स यानी परमाणु बम की ट्रेनिंग पर रोक लगा दी। इसका पीटीबीटी का क्या काम है कि जो भी सदस्य देश है वह कोई भी न्यूक्लियर यानी परमाणु बम नहीं टेस्टिंग करेगा। एक आपको एक्सेप्शन में उत्तर कोरिया, भारत, पाकिस्तान और एक और कोई देश है जो हमेशा परमाणु बम के टेस्टिंग करते रहता है। इसमें जो ये 4 देश हस्ताक्षर नहीं किया था। और आपको एक जीता जागता उदाहरण उत्तर कोरिया के किम जोंग आपको दिखाई देते रहेगा एनी टाइम। तो यूएनओ ने क्या किया कि भाई एक पीटीबीटी संस्था होनी चाहिए, और यह पीटीबीटी संस्था 1963 में लाया गया। इसका कारण यह बताया जा रहा है कि प्रत्येक देश को न्यूक्लियर वेपन यानी परमाणु बम की टेस्टिंग नहीं करना है। अगर परमाणु बम की टेस्टिंग करेगा तो फिर वही सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसी तरह से थर्ड वर्ल्ड वॉर भी हो जाएगा। एनपीटी 1968 में आया। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 कमिंग टू फोर्स 1970 में, यानी कि परमाणु प्रसार संधि सबसे पहले आयरलैंड ने दिया था। इस पर जो प्रसार पर रोक लगा दिया गया। मतलब क्या? एनपीटी के द्वारा जो भी देश है यूएनओ के सदस्य, वो देश जो परमाणु बम पे या न्यूक्लियर वेपन पे अपना विस्तार नहीं करेगा। इन सभी चीज़ों के लिए एनपीटी ने आईएईए संस्था से मिलकर इन 2 संस्था को आगाज करने का आदेश दिया। यहाँ पर जो न्यूक्लियर वेपन पे रोक और देश तो लगा पाए, इस जो आईएईए जो संस्था थी उस पर परमाणु बम की टेस्टिंग नहीं किया जाए। 4 देश छोड़कर सभी देश ने हाँ भरी यानी उस पर हस्ताक्षर कर दी। लेकिन यह जो 4 देश था भारत, इजराइल, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया ने परमाणु टेस्टिंग पे अपना हस्ताक्षर नहीं किया कि भाई हम परमाणु टेस्टिंग करेंगे ही करेंगे। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, लाजमी सी बात है कि यह देश उस समय में एक बहुत ही बदतर स्थिति में हुआ करता था। इसके पास कोई भी हथियार नहीं था। तो भाई किसी भी देश के पास अपने सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ हथियार होनी चाहिए। तो इस वजह से भी यूएनओ ने इस पे दबाव नहीं बनाया, न्यूक्लियर पावर पर हस्ताक्षर नहीं किया। यही भारत, इजराइल, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया। आजकल इस कोरिया ने यानी साउथ कोरिया ने इसका जीता जागता मोस्टली एग्जाम्पल आपको दिखाई देगा। इन चारों ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया, क्योंकि भाई अगर हस्ताक्षर कर देता तो इसके पास उस समय में कोई भी हथियार नहीं था, और इस देश पर हथियार वाले देश कोई भी आक्रमण करके उसे अपना कब्जा में ले लेता। तो एक कारण यह भी होता है कि अपने मुल्क को बचाने के लिए जो यहाँ पर एनपीटी जो संस्था थी, इस संस्था के जो एक चार्टर था उस पर हस्ताक्षर नहीं किया कि हम जो परमाणु वेपन है उस पर टेस्टिंग न करेंगे। तो यहाँ पर इन भारत, इजराइल, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया ने टेस्टिंग अभी तक कर रहा है। इसका जो उदाहरण जो साउथ कोरिया आपको विजुअलाइजिंग होगा ही। पीटीबीटी न्यूक्लियर टेस्ट को बैन तो कर रखा था परंतु संपूर्ण रूप से नहीं। मतलब कि इसका काम क्या है कि न्यूक्लियर जो भी टेस्ट है, परमाणु बम जैसे, हाइड्रोजन बम जैसे चीज़ को टेस्टिंग नहीं किया जाए। न तो एक को देखा देखी से दूसरा देश भी इसका टेस्टिंग करते चला जाएगा। संपूर्ण रूप से नहीं रोक लगा सकी है, यह अंडरग्राउंड रूप से टेस्टिंग करता रहता है। जैसे कि उत्तर कोरिया
आए दिनों में हमको दिखाता रहता है, पूरे दुनिया को दिखाता रहता है कि देखो मैं इस तरह से जो न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिससे कि पूरी दुनिया खौफ खा जाती है, यानी पूरी दुनिया को डराने के लिए। और जब उससे यूएनओ पूछता है कि भाई तुम ऐसा क्यों किया है, तो उत्तर कोरिया कहता है नहीं हम कहाँ किए, ऐसा हम नहीं किए हैं। मतलब कि वह अंडरग्राउंड रूप से, मतलब गुप्त रूप से वह करते रहता है। सीटीबीटी जो होता है कंप्रेहेंसिव न्यूक्लियर टेस्टिंग बैन, ये भी एक क्या है कि जो भी परमाणु बम है उस परमाणु बम की टेस्टिंग नहीं किया जाए, खोज नहीं किया जाए। इन सब चीज़ों के जो खतरनाक घातक जो हथियार बनाने के लिए लोग जो टेस्टिंग करते रहते हैं, इन जैसे टेस्टिंग पर यह बैन लगाने के लिए संस्था को लाया गया। 24 सितंबर 1996 को टोटली बैनिंग एवरी वेयर बाय एनर्जी वन। इसका क्या मतलब हुआ कि पूरे संसार में कह दिया गया कि 24 सितंबर 1996 में कि पूरे चीज़ जो एनर्जी है, एनर्जी वाला जो भी वेपन है पूरे बंद कर दिया जाएगा, कहीं भी किसी भी जगह। ये बात बताई गई थी 1996 में। सीबेड आर्म्ड कंट्रोल ट्रीटी 1971 में लॉन्च किया गया था। न्यूक्लियर वेपन को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए निषेध करना था। इसके लिए यह एक नियम लाया गया, सीबेड आर्म्ड कंट्रोल ट्रीटी 1971 के थ्रू लोगों को, पूरी दुनिया को यह बताया गया था कि लोग एक जगह से दूसरे जगह तक कोई भी वेपन, न्यूक्लियर वेपन नहीं ले जा सकते हैं। बायोलॉजिकल वेपन कन्वर्सेशन 1972 में। बायोलॉजिकल वेपन कन्वर्सेशन क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। जैसे कि अभी रिसेंटली में आपको कोरोना वायरस का एक जो बायोलॉजिकल वेपन के रूप में पूरी दुनिया देख रही है, और चाइना पे प्रतिबंध लगाया, रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है कि चाइना ने अपने लैब में बायोलॉजिकल वेपन कोरोना वायरस के रूप में तैयार किया है। खासकर इसके प्रति उत्तर में अमेरिका रहता है, और अमेरिका के प्रति उत्तर में चाइना रहता है। तो बायोलॉजिकल वेपन कन्वर्सेशन 1972 में लाया गया कि लोग कोई भी ऐसा बीमारी नहीं फैलाए बैक्टीरिया से कि सभी देश बिना हथियार के, बिना गोली बारूद के नष्ट हो जाए। बैक्टीरियोलॉजिकल एंड टॉक्सी वेपन। बैक्टीरियोलॉजिकल मतलब होता है जीवाणु विषाणु से बीमारी फैलाकर, हैजा फैलाकर दुनिया को नष्ट कर दे, और टॉक्सिन मतलब कि पॉइजन वाले। उसके बाद यहाँ पर डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टॉकिंग पर रोक। मतलब कि न कोई व्यक्ति बायोलॉजिकल वेपन डेवलपमेंट करेगा, या बायोलॉजिकल वेपन प्रोडक्शन करेगा, या बायोलॉजिकल वेपन स्टॉकिंग करेगा। ये सब कोई आदमी नहीं कर सकता है, कोई देश नहीं कर सकता है। यह यूएनओ का एक थॉट था, सोच था, और यह इसका एक जो था रिक्वेस्ट भी था। प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 में तैयार हुआ। प्रोटेक्शन मतलब होता है कि जो पूरे दुनिया के लोगों को क्या करना है, एक सुरक्षित जो राइट देना है, उसका जो अधिकार 1948 में तैयार किया। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट भी बना। ह्यूमन राइट्स एक्ट 1948 में लाया गया, और अन्य संस्था नेक्स्ट अध्याय में दोस्तों हम इसको पढ़ेंगे। दोस्तों हम यहाँ पर थोड़ा कुछ जो यूएनओ से संबंधित कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य हैं। इसका चुनाव 2 वर्षों के लिए होता है। सुरक्षा परिषद की सदस्यता की संख्या 1965 से बढ़ाने का काम किया गया है। कहने का मतलब कि सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य 5 है, उस 5 को 1965 से लोगों ने अपना एक विचार दे रहा है कि भाई जो 5 सदस्य है, इस 5 सदस्य नहीं रहेगा, इसमें और इंक्रीजिंग होनी चाहिए। यूएनओ की व्यवस्थापिका को महासभा कहा जाता है। प्रत्येक सदस्य देश 5-5 सदस्य भेजते हैं, पर प्रत्येक सदस्य को एक वोट देने का अधिकार है। कहाँ? तो यूएनओ में। सचिवालय का सर्वोच्च पदाधिकारी महासचिव होता है, जो अभी एंटोनियो गुटेरस
पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति हैं। महासचिव की नियुक्ति 5 वर्षों हेतु सुरक्षा परिषद के सदस्य के सिफारिश से महासभा की नियुक्ति करता है। यूएनओ की स्थापना के समय इसकी सदस्य देशों की संख्या 50 मानी जाती है। बाद में एक पोलैंड शामिल किया गया था। यूएनओ का प्रधान न्यायिक बॉडी जो है वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसी इंटरनेशनल कोर्ट है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की संख्या कुल 15 होती है और इसका कार्यकाल 9 साल का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों का कार्यकाल 9 वर्ष हेतु होता है। यूएनओ का सचिवालय न्यूयॉर्क यानी यूएसए में है। भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निम्नलिखित जजों ने काम किया। दोस्तों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस जज को आप थोड़ा इत्मीनान से देखिए। 1 नंबर में जो BN राव, RS पाठक, डॉक्टर नागेंद्र सिंह और दलवीर सिंह भंडारी। अभी तक जो भारत के तरफ से यही 5 व्यक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज के पद पर काम किया है। DS भंडारी 2012 से अभी तक ICJ इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस के न्यायालय हैं। DS भंडारी दोबारा चुने गए हैं। 2017 को यह चुने गए हैं और यह 2026 तक फिर बने रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि यह जो DS भंडारी जो हैं यह अध्यक्ष भी बन चुके हैं। अध्यक्ष भी बन चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की ओर से वहाँ पर एक व्यक्ति जो बने थे नागेंद्र सिंह, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों बने थे। ये नागेंद्र सिंह मुंबई हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज भी यह रह चुके हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से यूएनओ का वीडियो समाप्त होता है। तो दोस्तों मैं आपसे फिर से एक नए वीडियो के साथ मिलता हूँ। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार।